हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 और आज का हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है कंसिस्टेंसी से। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि होने वाले लॉसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फ्यूचर में प्रोबेबल लॉसेस हैं, पॉसिबल लॉसेस हैं, और जो अनसर्टेन इनकम होने वाली है, जो अनसर्टेन गेंस होने वाला है, उसको हम लोग हटाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं जब तक कि वो एक्चुअल में इनकम हो नहीं जाती। इसको कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। और कंसिस्टेंसी मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, बट फिर एक बार आया है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग करते समय, ठीक से सुनना, अकाउंटिंग करते समय जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं उसको हर साल बदले ना, और जो फॉलो किया है उसी को अगले साल और उसके अगले साल भी फॉलो करते रहें। यानी कि अगर हमने अपने स्टॉक का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड से किया है इस साल, तो अगले साल भी वेटेड एवरेज मेथड से ही वैल्यूएशन करें, और उसके अगले साल आने वाले सभी सालों में वेटेड एवरेज से ही वैल्यूएशन करें। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रेगुलरली हर साल में फॉलो करना एक ही तरीके से बिना बदले हुए, इसको ही कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलते हैं। और ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए जो मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड, उसका एग्जांपल लिया। इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट है कि जब आप स्टॉक को वैल्यू करते हैं ना, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से वैल्यूएशन होती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है ये आप पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। जब आप सीए फाउंडेशन पास कर जाएंगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका बेसिक पोर्शन आपको फाउंडेशन में भी पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा है आपके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली सभी अकाउंटिंग जितने भी होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको कितनी इज्जत देनी है, उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो जो स्टॉक को लेकर के अकाउंटिंग की जाती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से जब भी हम लोग स्टॉक की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी जो अमाउंट कैलकुलेट होती है वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों देखा जाता है। मान लो मेरे स्टॉक का कॉस्ट है 1 लाख रुपया, लेकिन उसका मार्केट प्राइस है 1,10,000 रुपया, तो ये दोनों प्राइस को कंसीडर किया जाएगा, और दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि कॉस्ट 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1,10,000, तो कॉस्ट हमारा लोअर है तो हम अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट प्राइस लोअर होता है, हमारा कॉस्ट है 1 लाख लेकिन मार्केट प्राइस है 90,000, तो हम लोग मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रूल ही है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो मान लो इस साल मैंने कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर का रूल लगाया, जो हर साल मैं लगाता हूँ, लेकिन इस साल मेरा कॉस्ट लोअर आया 1 लाख रुपया, मार्केट प्राइस है 1,10,000 रुपया। अगले साल हुआ तो अगले साल मेरा कॉस्ट था 1 लाख बट मार्केट प्राइस हो गया 90,000, तो मैंने 90,000 रिकॉर्ड किया, रूल के हिसाब से किया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो मैंने रूल तो फॉलो किया। लेकिन जब आप पढ़ोगे बैलेंस शीट को दोनों साल के तो आपको लगेगा कि अरे यार पिछले साल तो इसने 1 लाख रुपया का स्टॉक दिखाया था, इस साल 90,000 का स्टॉक दिखा रहा है, इसका मतलब इन्होंने कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं की। ऐसा नहीं है, हमने कंसिस्टेंसी फॉलो की, मेथड वही अप्लाई किया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, पर चूंकि लोअर हमको पकड़ के चलना है तो वो अमाउंट जो भी लोअर आएगा हमको उसी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट में चेंज है इससे कंसिस्टेंसी में चेंज नहीं होती। कंसिस्टेंसी का चेंज मेथड से देखा जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से देखा जाता है, अमाउंट से नहीं देखा जाता। तो इसी के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला टॉपिक है मटेरियलिटी। कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ गई, अब मटेरियलिटी समझिए। मटेरियलिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है उसको मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कंसेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मटेरियल। बोल रहा है कि अकाउंटिंग के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे और उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अगर वो चीज़ मटेरियल नहीं है। क्या चीज़ मटेरियल नहीं है? ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई अकाउंट्स का आइटम है, वो अकाउंटिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो बाद बाकी सारे कंसेप्ट को इग्नोर कर देंगे और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी।
दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, उसका ये एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंट्स में सब कुछ पूरा पूरा डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिखाओ, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उनसे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भरो मत, जो इंपॉर्टेंट है मटेरियल है सिर्फ उसी को दिखाओ। तो ये जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल, उसका ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements, and any insignificant यानी कि unimportant any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the users need should not be disclosed in the financial statement। वही बात मैंने जो बोली कि जो आइटम सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ, और जो इनसिग्निफिकेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मत दिखाओ, क्योंकि वो अकाउंटेंट के वर्कलोड को सिर्फ बढ़ाएगा और यूजर्स को किसी तरह से हेल्प नहीं करेगा। तो यही मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। आगे है द टर्म मटेरियलिटी इज द सब्जेक्टिव टर्म, इट इज ऑन द जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज नॉट। ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा आइटम इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, नॉन मटेरियल आइटम है। तो ये अकाउंटेंट के जजमेंट पे निर्भर करेगा, वो कैसे सोचता है, किसी आइटम को मटेरियल मानता है या नहीं नॉन मटेरियल मानता है। अगर वो मटेरियल मानता है तो उसको रिकॉर्डिंग करेगा, मटेरियल नहीं मानता है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेशनरी परचेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन though not used fully in the accounting year, purchase still shown as an expense of that year because of the materiality concept। बिजनेस में जो हम लोग स्टेशनरी परचेस करते हैं, स्टेशनरी का मतलब जितने भी पेपर्स और पेन्स, जो भी पढ़ने लिखने का जितना भी सामान है, पेंसिल, रबर, कैलकुलेटर, ये सब स्टेशनरी में काउंट होता है। तो जो भी स्टेशनरी बिजनेस में परचेज होती है उन सभी का तो यूज़ हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसकी अकाउंटिंग की जाती है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, मटेरियल खर्चा है, क्योंकि बिजनेस में वो बार बार लगता है, वो खर्चा होता नहीं है पूरा यूज एक बार में, पर फिर भी उसकी पूरी अमाउंट की रिकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि वो मटेरियल कंसेप्ट है, मटेरियल आइटम है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑन स्मॉल आइटम्स लाइक बुक, कैलकुलेटर एटसेट्रा इज टेकन एज 100% इन द ईयर ऑफ परचेज दो यूज्ड बाय द एंटिटी फॉर मोर देन 1 ईयर। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया गया है कि जो बुक और कैलकुलेटर जैसी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मान लिया जाता है कि एक साल में ही उनका 100% डिप्रिसिएशन हो जाता है। डिप्रिसिएशन मतलब उनका वैल्यू घट जाता है। यानी अगर आपने 100 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा तो मान लेंगे कि वो 100 रुपया पूरा यूज़ हो गया, एक साल ही चलेगा वो कैलकुलेटर, पर एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। हमने एक बार कैलकुलेटर खरीदा तो वो 2, 3, 4 साल, 5 साल भी चलता है, लेकिन अकाउंट्स के नज़र में हम लोग उसका 100% डिप्रिसिएशन उसी साल मान लेते हैं, इसीलिए 100% अमाउंट उसका रिकॉर्ड हो जाता है, वो फेजेज में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे अकाउंट्स में आपने कैलकुलेटर आपने खरीदा होगा तो आप उसको एक ही साल थोड़ी यूज़ करोगे। अगर आप ठीक से यूज़ करोगे, बढ़िया कैलकुलेटर आपने खरीदा 300, 400, 500 का, तो आप उसको 3, 4 साल, 5 साल चलाओगे। तो मान लो मैं मान के चलता हूँ 5 साल चलाओगे, तो 500 रुपये का कैलकुलेटर आपने 5 साल चलाया, तो हर साल उसका वैल्यू 100 रुपये करके घटा, तो 100 रुपये करके हर साल रिकॉर्ड होना चाहिए अकाउंट्स में। लेकिन वो 100 रुपये करके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता, वो एक ही बार रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि इस तरह के आइटम्स को हम लोग मानते हैं कि वो एक साल ही चलता है, और मटेरियल आइटम बेसिकली उतना नहीं माना जाता है, इसीलिए उसकी रिकॉर्डिंग एक ही बार हो जाती है, बार बार उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते। आई मीन डिप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग बार बार उसकी हर साल नहीं होती। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ बुक्स कैलकुलेटर इज वेरी स्मॉल, इनका अमाउंट बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जा सकता। कैलकुलेटर 200, 500, 300 रुपये का बैलेंस शीट में आप असेट तो नहीं दिखा सकते ना, बहुत छोटा अमाउंट होता है, इसीलिए उसको एक ही बार में 100% मान लिया जाता है कि ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे द मटेरियलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम बट ऑल्सो अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। सिर्फ आइटम के अमाउंट पे ही निर्भर नहीं करता मटेरियलिटी, बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है, और बिजनेस के नेचर और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद बोल रहे हैं नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन, और जो बंदा डिसीजन ले रहा है उसका बिजनेस में क्या लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है मटेरियलिटी। मतलब मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है, अलग अलग
केसेस में अप्लाई हो सकता है, कोई आइटम मटेरियल हो सकता है, कोई आइटम नॉन मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। मोर ओवर एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। मैंने जैसे बताया कि एक आदमी के लिए कोई आइटम मटेरियल हो सकता है, दूसरे आइटम के लिए नॉन मटेरियल हो सकता है। तो अगर मटेरियल होगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मटेरियल होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियलिटी का कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट या उसके लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जो हमने 3 अजम्पशन मैंने आपको बताए थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इन तीनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको और मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी कुछ आइटम्स आते हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सब आपके फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, इसीलिए आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये 3 आइटम यहाँ नाम लिखा हुआ है, इन 3 आइटम को पढ़ लीजिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको मिला के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अभी आप इतना समझें। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, सीए इंटर लेवल पे भी आता है। तो आपका तो सीए फाउंडेशन है तो आ ही सकता है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्या क्वालिटीज़ होती हैं? पहली क्वालिटी है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई समझ ही ना पाए। मतलब अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से जैसे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वैसे रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए, और सब कुछ अच्छे से डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, तभी वो कोई समझ पाएगा। जो भी कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, तो अंडरस्टैंडेबल होता है। दूसरा पॉइंट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट ना हो। इररेलेवेंट आइटम को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ते हैं, To be useful, information must be relevant to the decision-making needs of the users. Information has the quality of relevance when it influences the economic decision of the users. Users के economic decision को अगर influence करता है कोई आइटम तो वो relevant है, otherwise वो relevant नहीं है, उसकी recording नहीं होगी, ठीक है। तो ये दूसरा characteristics है। एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, यहाँ पे पढ़ लो। Information about the current level and structure of assets holding has value to users. Information about current level and structure of asset holding has value to the users when they endeavor to predict the ability of the enterprise to take advantage of opportunities and its ability to react to adverse situations. तो कंपनी में जो असेट का स्ट्रक्चर होता है, एसेट होल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, ये यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एसेट होल्डिंग का स्ट्रक्चर मतलब कंपनी ने कितना पैसा किस एसेट में लगाया है, फिक्स एसेट में कितना लगाया है, करेंट एसेट में कितना लगाया है, ये जानना यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसको अपने लिए डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर शो करेंगे। और ये पैरा पढ़ लेना, इसी के बारे में दिया हुआ है, रेलेवेंस के बारे में ही काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको रेलेवेंट बोलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको रेलेवेंट नहीं बोलेंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे। एक एग्जांपल हमने देख लिया कि जो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, को कितने पैसे कंपनी ने फिक्स एसेट्स में लगाए हैं, कितना करेंट एसेट में लगाया है, वो जानना यूज़र के लिए फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी है रिलायबिलिटी। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए ना भैया, वो दूसरों के लिए रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब उस पर लोग भरोसा कर सकें। कैसे लोग भरोसा करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? जब आप सब कुछ सही सही कंप्लीटली
सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग ठीक तरीके से करेंगे, फेयर करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, सब चीज़ डिस्क्लोज करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो ही जाके मानेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो विश्वास करने लायक है, रिलायबल है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ द वैलिडिटी एंड अमाउंट ऑफ अ क्लेम फॉर damages अंडर अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द एंटरप्राइज आर हाईली अनसर्टेन, इट मे बी inappropriate for the enterprise to recognize the amount of the claim in the balance sheet, although it may be appropriate to disclose the amount and circumstances of the claim. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी एंड अमाउंट ऑफ द क्लेम फॉर कंपनी के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और वो बहुत ही अनसर्टेन है कि वो कंपनी के खिलाफ चल रहा है जो केस, वो अनसर्टेन है कंपनी जीत भी पाएगी या नहीं, तो उसको आप बैलेंस शीट में मत दिखाओ, क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है। कोई भी कंपनी के खिलाफ केस चल रहा होता है कोर्ट में, तो जब तक उसका डिसीजन आ नहीं जाता उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। कोई अगर डैमेज क्लेम होगा तब उसका जो इफेक्ट होगा हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम लोग नोट्स में ज़रूर डिस्क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट के नीचे कि हाँ ये ऐसा केस चल रहा है और इसमें ये चांसेस है कि क्लेम किया जा सकता है। बैलेंस शीट में नहीं, बट उसके नीचे, बैलेंस शीट के नीचे हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अकाउंटिंग में सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाओगे तो जो पढ़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसको भी भरोसा होगा कि हाँ यार कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, इस बात को कंपनी ने छुपाया नहीं है, बैलेंस शीट में तो नहीं लिया लेकिन बैलेंस शीट के नीचे दिखाया है और ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि बैलेंस शीट में लेना भी नहीं चाहिए जब तक कि कोर्ट का डिसीजन आ नहीं जाता। तो इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल बनाते हो, ऑथेंटिक बनाते हो। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वह कंपेरेबिलिटी। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होना चाहिए, आप ही के परफॉर्मेंस के साथ और दूसरे कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ भी कंपेयर हो सके, यानी कि आप गैप को फॉलो करते हो। गैप यानी मैंने पढ़ाया था आपको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसको आपके रिजल्ट्स के साथ तो कंपेयर किया ही जा सकेगा, प्लस दूसरी कंपनी जो गैप फॉलो करती है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी आपके यूज़र्स कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो। कंपेयर करने के लिए लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, या पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे या दूसरे कंपनियों के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो 4 प्रिंसिपल है, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको याद रखना। आगे है मटेरियलिटी। आज हमने मटेरियलिटी के बारे में पढ़ ही लिया कि जो भी आइटम इंपॉर्टेंट होगा, मटेरियल होगा, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोल रहा है द रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटेरियलिटी। अगर कोई आइटम मटेरियल है तो वो रेलेवेंट भी होगा, मटेरियल नहीं है तो रेलेवेंट नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट could influence the economic decision of users। किसी भी इंफॉर्मेशन को मटेरियल तब मानोगे, इंपॉर्टेंट तब मानोगे जब उसमें अगर कोई भी छेड़छाड़ हुई, मिसस्टेटमेंट हुआ, गलती हुई, तो वो आपके यूज़र के डिसीजन को इम्पैक्ट करे। अगर आप यूज़र हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और किसी आइटम के छेड़छाड़ से आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आइटम मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने बैलेंस शीट में प्रॉफिट बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, ठीक है। आपने पिछले साल प्रॉफिट देखा था 1 करोड़, इस साल दिखा रहे वो 50 करोड़। तो आप जब देखोगे कि 50 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में आया तो आपके डिसीजंस को वो पर्टिकुलर आइटम इम्पैक्ट कर रहा है, आपके डिसीजन पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो आइटम मटेरियल है। इसका मतलब आपके डिसीजन पे वो आइटम का जो भी चेंजेस हुआ है उससे आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे समझ में आता है कि वो आइटम मटेरियल है और वो रेलेवेंट भी है, ठीक है। तो कोई भी आइटम जिसके साथ छेड़छाड़ होगी और जिसमें कोई भी मिसस्टेटमेंट हो, मिसस्टेटमेंट माने गलती, गलत चीज़ दिखाया हुआ, 1 करोड़ से 50 करोड़ तो प्रॉफिट हो नहीं जाएगा,
तो किसी भी आइटम में अगर गलती दिखाई दे, मिसस्टेटमेंट दिखाई दे और उससे यूज़र के डिसीजन पे इम्पैक्ट करे तो वो आइटम मटेरियल होता है। और मटेरियल आइटम को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं और ठीक ठीक दिखाते हैं।